सो जी, शबर जैदी साहब हमारे साथ हैं, करामुल हक साहब भी हमारे साथ हैं। आज हमने कोशिश करनी है टैक्स पॉलिसी पे बात करें। जो सबसे बड़ा हमारा मसला है कि पिछले इतने सालों से, डेकेड से हम कोशिश कर रहे हैं एक चीज़ को चेज़ करने की, टैक्स जीडीपी रेशियो। जब टैक्स जीडीपी रेशियो का हम हदफ फिक्स करते हैं, एक टारगेट, उसके बाद वो हमें पता चलता है 2 महीने के बाद ये टारगेट नहीं पूरा हो रहा। फिर हम कोशिश करते हैं कि एक आधा और टैक्स लगा दें, एक आधा नहीं, कई दफ़ा और ज़्यादा टैक्स लगा दें। तो मिनी बजट पे मिनी बजट आ सकता है, आ जाता है। उसकी वजह से मेरा तो ख्याल है बहुत अनसर्टेनिटी फैल जाती है। शब्बर साहब बताइए, ये जो पॉलिसी है एक हदफ फिक्स करना और इसके पीछे-पीछे में भागना, आप प्लीज़ बताइए, क्या ये देखिए देखिए आपके ख्याल देखिए में ठीक है? जी। नदीम साहब देखिए, हमें एक बुनियादी बुनियादी हुँ, सवाल का आंसर आपसे चाहिए बेसिकली। हुँ, आप मुझे ये बताएं, ये कैलकुलेट करके बताएं कि हुँ, 2024-25 जो हम जिस साल से गुजर रहे हैं, हुँ, इसमें जो हमें आईएमएफ ने कहा है कि हुँ, आप 13,000 बिलियन रुपीस कलेक्ट करेंगे, ठीक है। हुँ, हुँ, मैं चेयरमैन एफबीआर रहा हूं, मैंने इस चीज के एक एक कोने को, एक एक नुक्ते को देखा है। हुँ, हुँ, आप मुझे बताएं कि इस 13,000 की क्या बेसिस है। हुँ, मतलब क्या ये किसी तरह तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेट करता है? क्या ये किसी तरह ट्रांजैक्शन से रिलेट करता है? क्या ये कैसे 13,000 कैलकुलेट किया गया है? अब जब आप ये कहते हैं कि 13,000 करना है, फिर आपको अगले साल कहा जाता है कि ये 14,000 करना है, तो हुँ, आप एक एक पॉलिसी नहीं बना सकते, बल्कि यू आर रनिंग बिहाइंड एन अमाउंट कि जी 13, 14, 15, 18, 20। हुँ, आपकी कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं होता कि मैंने इस सेक्टर को टैक्स करना है, इसको नहीं करना, इसे कम करना है, इसको ज्यादा करना है। ये कोई तो मेरा ये बुनियादी सवाल है आपसे, अभी कि आप लोग इकोनॉमिस्ट हैं, कि क्या दुनिया में इकोनॉमिक्स और टैक्स, मतलब उस किसी मुल्क की मईशत और उस मुल्क का टारगेट और या प्रोजेक्टेड टैक्स कलेक्शन इतनी ज्यादा डाइवोर्स हो चुकी है जितनी पाकिस्तान में है। हुँ, अच्छा, अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि 13,000 कैसे निकाला जाता है। हुँ, हुँ, 13,000 इस तरह निकाला जाता है कि वो निकालते हैं कि जी आपने लास्ट ईयर क्या कलेक्ट किया था, हुँ, हुँ, ठीक है। उसके ऊपर वो लगाते हैं इन्फ्लेशन का रेट, फिर वो लगाते हैं उसके ऊपर डॉलर का रेट, कि डॉलर कितने का रुपए का हो जाएगा, ठीक है। हुँ, फिर वो फिर वो कहते हैं कि नहीं जी, ये तो डिफरेंस आ गया 600 रुपए का, तो 600 रुपए के इस तरह करो कि सुपर टैक्स लगा दो कंपनीज के ऊपर, तो सुपर टैक्स में आ जाएगी 580 रुपए, तो इस तरह 1300 पूरे हो जाएंगे। अब इस ये जो मैकेनिज्म है, इसके बुनियाद पर टैक्स पॉलिसी ऑफ द कंट्री बन रही है। चाहे आप उसको जो मर्जी कहते रहें, पॉलिसी फ्रेमवर्क कम से कम 30 साल से मेरे हिसाब से यही है। बाकी सब चीजें आप इसको इधर उधर देखते रहें। हुँ, अब जब ये इतना ज्यादा डाइवोर्स्ड हो चुका है फ्रॉम दी रियल एक्टिविटी ऑफ इकोनॉमिक्स या मेरे कारोबार से, मुझे नहीं पता, मैं आईसीआई का डायरेक्टर हूं इस वक्त, जो आईसीआई हो गई है, हमारी कंपनी का टैक्स बैठे बैठे बगैर किसी स्ट्रोक ऑफ पेन से 10% बढ़ गया, हुँ, बगैर किसी वजह के 10% सुपर टैक्स लग गया, हुँ, ठीक है। उसके बाद सरचार्ज लग गया। अब हमारी सारी प्रोजेक्शंस आउट हो गई बिकॉज ऑफ द टैक्स, ठीक है। अब हुँ, सवाल ये है कि 13,000 भी पूरा नहीं हो रहा और टैक्स के बुनियादी मकासद भी पूरे नहीं हो रहे। दोनों दोनों चीजें हैं ना। चले जी, आप 13,000 की अमाउंट पूरे कर लेते हैं, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन है वो पूरी हो जाती है। तो मेरा तो व्यू ये है कि इसमें कहीं कोई लिंक मिसिंग है जो मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं, कि भाई ये 13,000 और मईशत का क्या लिंक है आपस में। ये इसमें जी 13,000 कोई लिंक नहीं, इसमें कोई लिंक नहीं है। आईएमएफ सिर्फ हिसाब लगाता है कि आपने कितने, आपका डेफिसिट कितना होना चाहिए, वो इस तरह हिसाब लगाते हैं। वो देखते हैं करंट अकाउंट जी। डेफिसिट क्या है, उसके हिसाब से देखते हैं। वो एक रिजर्व टारगेट लगाते हैं और फिर कहते हैं भाई ये टैक्स रेज करो, देखिए कितना ना, में वो टैक्स। तो नदीम साहब उनके यहाँ तो ये, इसका मतलब है उन्होंने डेफिसिट निकाला और बैलेंसिंग फिगर उन्होंने बता दी टैक्स की है। अब आप मुझे बताइए, जब वो बैलेंसिंग फिगर टैक्स की दे रहे हैं, तो
क्या मैं पॉलिसी बनाऊंगा, क्या मैं सिस्टम बनाऊंगा, क्या मैं चीजें चलाऊंगा, कैसे मैं चीजों को लाइन पे लाऊंगा। जब मैं चेयरमैन एफबीआर था, मैं कोई भी अच्छी चीज लेके जाता था किसी जगह पर, वो कहते थे नहीं सर इसमें रेवेन्यू लॉस होगा, ये तो आप नहीं कर सकते। मैं कहते थे यार ये करना तो पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं सर ये अभी नहीं हो सकता, ये तो रेवेन्यू लॉस होगा, आप वो प्रपोजल लेकर आए जहाँ पे रेवेन्यू बढ़ जाए। तो ये तो इस तरह से तो नहीं हो सकता ना सर चीजें। अब ये आज की अच्छा ये इसमें किसी गवर्नमेंट का कोई इशू नहीं है, ये जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं वो यही तरीके से काम करती हैं। और यही आज आज मेरे हिसाब से मैं इनको भी कोई बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ जो आज बैठे हैं, ये बेचारे भी इसी जगह पे फंसे हुए हैं। जब ये बजट आया था, जब ये बजट नहीं आया था 2024-25 का, तो उस वक्त मेरी औरंगजेब से जब मीटिंग हुई थी, मैंने कहा था औरंगजेब अगर तुम 11,000 पे एग्री करा लो तो हम बहुत सारे काम कर लेंगे टैक्स में जो हमारी चीजों को सही कर देगा। वो नहीं करा सका, वो 11 से 13 ही आ गया, 13 पे। अब वो 13 पे वो स्टक अप है। अब जो भी जाता है टैक्स के लिए बात करने के लिए, पॉलिसी मेजर के लिए, वो सुन लेता है और वापस आ जाता है। पर देखिए, इफ आई एम टू प्ले द आईएमएफ साइड, नाउ लेट मी प्ले द आईएमएफ साइड। आईएमएफ कहेगी कि भाई हम आपके पास एक डेफिसिट का टारगेट लेके आते हैं, बिल्कुल मानते हैं, रेजिडुअली हम टैक्स का लेके आते हैं, आपके इख्तियार में है कि आप इस तरह करें कि हमें ऑल्टरनेटिव्स दें। अगर आप फॉर एग्जांपल एक छोटी सी चीज कर दें, आपके हम इतने खर्चे गिरा देते हैं तो हम मान जाएंगे। अगर आपके इतनी सब्सिडी हम कम कर देते हैं हम मान जाएंगे। पर अगर आप कहते हैं हम कुछ भी नहीं कर सकते तो फिर हम कहते हैं टैक्स लगाओ। तो मसला ये है कि हमारे जो लोग हैं यहाँ, वो ना निगोशिएट करते ना कुछ कहते हैं। दूसरी चीज जो इकराम साहब से मैं पूछता हूँ, इकराम साहब, मसला ये है कि हमारे जो मुफक्कर हैं, और ना मैं आपको उनकी जगह बिठा रहा हूँ, कि आप भी तो रोज एक आर्टिकल लिखते हैं टैक्स जीडीपी रेशो बढ़ाओ। तो जब टैक्स जीडीपी रेशियो पे सारा हमारा फोकस हो गया, उधर से पाशा साहब मेरे दोस्त हैं, विद होल्डिंग टैक्स लगाते रहते हैं, प्रिजम्पटिव टैक्सेस लगाते रहते हैं, बिकॉज हम टैक्स चेजिंग कर रहे हैं। तो ये आप डिफेंड करिए हमारी एकेडमिया को, हमारे पॉलिसी मेकर्स को, क्यों बार बार एक ही बात करते हैं टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़ाओ। उसकी वजह से आईएमएफ और दिलेर हो जाती है, वर्ल्ड बैंक ने भी फिर एक रिपोर्ट निकाली कि टैक्स जीडीपी रेशियो ठीक नहीं है। बताइए। जी नदीम साहब, टैक्स टू जीडीपी का जो पाकिस्तान में मसला है वो ये है कि एक सेक्टर है जिसके बारे में वो कहते हैं कि जी यहाँ से तो 1% टैक्स आता है, जिसको एग्रीकल्चर को सेक्टर मानते हैं। जब वो अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि जी ये पूरा सेक्टर जो है अब उसकी हम डिटेल में जा सकते हैं कि क्या क्रॉप रिलेटेड जो सिर्फ इनकम्स हैं वो तो वफाक के पास नहीं आती, लेकिन बाकी सारी तो उनके पास ही आती हैं। अभी पंजाब गवर्नमेंट ने जो उनके कहने पे रेट एक जैसे करने थे कॉर्पोरेट के और जो पर्सनल नहीं, इनकम पर वो देखिए टैक्सेशन के। इकराम साहब, वो तो डिफरेंट सब्जेक्ट है ना। माना कि आप टैक्स सिस्टम को ठीक करें, माना टैक्स सिस्टम बहुत खराब है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो सारे थिंकर्स हैं टीवी पे जो आते हैं, सब वो बार बार कहते हैं टैक्स जीडीपी रेशियो बहुत कम है। मैं अभी बल्कि एक खाने पे था, जब सबने मुझे ये कहा टैक्स जीडीपी रेशियो कम, मैं कहता हूँ भाई क्यों, किस तरह कम है, क्यों कम है? तो आई थिंक क्वाइट जी फ्रैंकली हमें पहले से तो हटना चाहिए। हमारी डिबेट सारी है टैक्स जीडीपी रेशियो। तो अगर जी यही है बिल्कुल। तो फिर करें, फिर तो आईएमएफ ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हम भी कुछ नहीं और जी चाहते। हम क्या ऑफर कर रहे हैं, टैक्स के अलावा क्या ऑफर कर रहे हैं? जी वो तो जो लिखा जाता है वो तो जाहिर है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जो आपके ग्रोथ का नंबर है वो इतना कम है, तो आप जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं उन्हीं से जो टैक्स लेते रहते हैं, रेट बढ़ाते हैं। जो अभी शब्बर साहब ने भी कहा कि जब उनका दिल करता है वो सुपर टैक्स लगा देते हैं। अभी देखें, ये 29 तारीख को उन्होंने बैंकों का एक रेट 44% किया कि जी हमारा चूंकि ये जो हाफ ईयरली अकाउंट में इतना गैप आ रहा है तो इसको कम करने के लिए हमने उनसे कहा कि जी आप अभी हमें इतने पैसे और दे दें, और उनसे ले लिए उन्होंने। तो ये जो तरीका हमने इख्तियार किया हुआ है गैप को फिल करने का, उसका टैक्स टू जीडीपी की रेशो तो उस वक्त वो निकालते हैं ना जब नहीं, बट हम फंडामेंटल क्वेश्चन कहते। जो आ जाता है, शबर साहब मैं आप पे वापस आऊँ, फंडामेंटल क्वेश्चन जो आ जाता है कि हमारा टैक्स का निज़ाम टूटा हुआ है बिल्कुल, और हम उसको कोशिश करते हैं ठीक करने के लिए कि हम इधर टैक्स लगाते हैं उधर लगाते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आईसीआई का आपने जो बात बताई कि जी उनका 10% टैक्स बढ़ गया। अब मुझे बताइए, जो बिजनेस कोई भी बिजनेस करता है वो अपना कोई बिजनेस प्लान लेके चलता है। अगर रोज आप उसका टैक्स रेट चेंज कर देंगे तो बिजनेस खाक करनी है। तो इसकी वजह से मुझे तो लगता है हमारी इन्वेस्टमेंट ना यहाँ होगी ना करनी चाहिए, क्योंकि हमारा शौक ही सिर्फ टैक्स का है। एम आई रॉन्ग शबर साहब?
मैं चार चार उन कंपनीज का डायरेक्टर हूं जो कि पाकिस्तान की प्रोग्रेसिव स्टॉक चेन की ब्राइट कंपनीज हैं, और मैं आपको ये कह सकता हूं कि मुझे चारों केस में, जैसे मैं एक मिसाल देता हूं, मैं कोहिनूर टेक्सटाइल मिल का डायरेक्टर हूं जो कि वन ऑफ द बिगर एक्सपोर्टर पाकिस्तान का है। अब वो जो भी गलत या सही, उसके ऊपर एक 0.25% या 5% टैक्स लगा हुआ था ऑन दी एक्सपोर्ट। आपने उसको चेंज कर दिया, एक्सपोर्ट नॉर्मल टैक्स पे लेकर आ गए विदाउट एनीथिंग। तो मेरी जो कंप्लीट प्रॉफिटेबिलिटी, कंप्लीट मार्केटिंग टोटली चेंज हो गई। ठीक है, मुझे नहीं पता कि अब मैंने जो ऑर्डर पिछले दिए थे, अब दिए थे, वो क्या होगा। अच्छा, ये तो कंसिस्टेंसी की बात है। मगर जो बात मैं समझा नहीं पाता हूँ लोगों को, वो ये है, आपने मुझे कहा कि आईएमएफ ये कहता है कि भाई आप खर्चे कम नहीं करते, आप सब्सिडी कम नहीं करते, तो हम आपका डेफिसिट कैसे मैनेज करेंगे। उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब हम एक अजीब से ट्रैप में फंस गए हैं नदीम साहब। बात ये है कि जब आप टैक्स में ये इनकंसिस्टेंसी लाते जा रहे हैं और टैक्स के अंदर ये आप उसका जो इंसिडेंस है वो बढ़ाते जा रहे हैं, रेगुलर ओवर द टाइम बढ़ता जा रहा है, तो जो इकोनॉमी के अंदर, वो इकोनॉमी जो कि टैक्स के अंदर नहीं है, वो उसका प्रोपोर्शन बढ़ता जा रहा है, और जो इकोनॉमी टैक्स के अंदर है वो कम होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको मिसाल देता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल, जब आप एज ए इकोनॉमिस्ट ये बैठ के लगाएंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर 400 बिलियन डॉलर की है, तो आप उसमें कहेंगे कि इसमें रिटेल होलसेल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन फॉर आर्गुमेंट से 20% है। ठीक है, मगर जैसे जैसे टैक्स का सिस्टम खराब होता जा रहा है, उस सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो बहुत सीरियसली खराब हो गया है। अच्छा, मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक और चीज क्लैरिफाई कर दूं। यहाँ पर ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो पाकिस्तान का लो नहीं है फॉर दी टैक्स टू रेशियो नहीं, लो नहीं है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मगर अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर निकालें, इवन अनडॉक्यूमेंटेड भी निकाल लें, अगर आप उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कोई एस्टिमेट लगाएं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का टैक्स लगाएं, तो मैं आपको यकीन से कहता हूं उसका रेट 25% से ऊपर होगा। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पाकिस्तान में एक बहुत हाई टैक्स दे रहा है एज अगेंस्ट नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। उसकी वजह दो है। इसकी वजह यह है कि वो सारा सेल टैक्स देता है, वो बिजली का टैक्स देता है, वो हर इनडायरेक्टली टैक्स देता है, तो वो एक बहुत बड़ा सेक्टर टैक्स दे रहा है। तो पाकिस्तान की बुनियादी मसला ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो बेगर कंपोनेंट हैं, और हम वापस उसी बुनियादी सवाल पे आ जाते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो बेसिक कंपोनेंट हैं चार, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज एंड रिटेल होलसेल ट्रेड, ये चार इकोनॉमी के मेजर सेक्टर हैं। इन चारों सेक्टर में मेरे हिसाब से सर्विसेज और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 90% ऑफ बर्डन बर्दाश्त कर रहा है, और एग्रीकल्चर और रिटेल होलसेल 10% कंट्रीब्यूट करता है, और 50% उसका शेयर है इकोनॉमी के अंदर। तो आप ये कभी भी टैक्स टू जीडीपी रेशियो के मसले को हल नहीं कर सकते। अच्छा, अब आपको मैं एक और बात बताता हूँ। आप जब भी आप देखेंगे, जब भी आईएमएफ का नया प्रोग्राम आएगा, जब भी आएगा, आप 23 प्रोग्राम उठा लें, वो 23 प्रोग्रामों का प्रीएम्बल होगा कि एग्रीकल्चर पे टैक्स करेंगे और रिटेलर होलसेलर को टैक्स करेंगे। पहली कहानी वो होती है। और उसके बाद आप देखेंगे उस प्रोग्राम के अगले 12 महीने में वो दोनों चैप्टर खत्म हो जाते हैं और हम वापस अपने उसी गाने पे वापस आ जाते हैं, जो हमारा पुराना गाना होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को और टैक्स कर दो। ये जो आपका, आप देखें नहीं अपना सर के आप नदीम साहब ये देखें कि जब ये गवर्नमेंट आई थी या आईएमएफ का प्रोग्राम होने वाला था, या 1 साल पहले आप देखें, हम सारे ये कह रहे थे कि हम दुकानदारों को टैक्स करेंगे, हम रिटेल होलसेल में जाएंगे, मार्केटों में जाएंगे, ताजे दो स्कीम लेकर आएंगे, हम ये करेंगे, रजिस्टर कराएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आज मुझे बताएं
कि पाकिस्तान में कोई भी आपको अल्फाज चीज नजर आ रही है उस सेक्टर के बारे में बात करने की? तो सर कहानी ये है कि जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर है, जो कि बाय डिफॉल्ट फंसा हुआ है गवर्नमेंट के हाथों में बिकॉज ऑफ रेगुलेशंस, वो तो टैक्स दे देता है। और जो इनके काबू में नहीं है उस पे गवर्नमेंट की रिट टू कलेक्ट टैक्स खत्म हो चुकी है। इसलिए पाकिस्तान में टैक्स टू जीडीपी रेशियो फोर्सिएबल फ्यूचर में सही नहीं होगा। मैं अगेन टू पुश बैक, मुझे तो समझ नहीं आती जरूरत क्या है कि ये तो इक्विटी की बात है ना। पहले एक है कि हम टैक्स जीडीपी रेशो बढ़ाना चाहते हैं, जो कि उसका मुझे गोल नहीं समझ आता, क्योंकि हम कहते हैं इंडिया में इंडिया के बराबर होना चाहिए, हम कहते नहीं बांग्लादेश में ये है बांग्लादेश, पर चीन का टैक्स जीडीपी रेशो हमसे इतना मुख्तलिफ नहीं है, बांग्लादेश का इतना मुख्तलिफ नहीं है। और अमरीकन एम्बेसी से मेरी आज बात हो रही थी तो मैंने उससे यही कहा, भाई आपका टैक्स जीडीपी रेशियो 24% है, अपना बरतानिया का 36 है, उसका स्वीडन का 60% है। तो अब मुझे बताइए आप लोग क्यों नहीं बराबर करते? तो एक तो बराबर, दूसरी जो आप बात कह रहे हैं कि कौन सा सेक्टर कितना टैक्स दे रहा है, मेरा तो ख्याल है जो हमने काम किया था इकट्ठे, आपने मैंने इकराम साहब ने, जो हमने अपना बाइक प्राइम का टैक्स प्रपोजल बनाया था, उसमें हम सबका मुत्तफिका, उसमें काफी सारे अच्छे लोग थे, मेरे ख्याल 10-12 अच्छे लोग थे, शायद करदार भी था और लोग भी थे। तो हमने एक चीज जब शुरू में डिस्कस की, सबने कहा कि भाई टैक्स पॉलिसी स्टेबल होनी चाहिए, हिलनी नहीं चाहिए, और आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं। और मैं इसको अपने साथ रिलेट करता हूँ कि जब मैं बरतानिया गया था 1970 में, अच्छा खासा इनफॉर्मल सेक्टर वहां था, बल्कि पाकिस्तानी सारे इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते थे। आप जाके कोई सिगरेट लेते थे, जो भी चीज लेते थे छोटी मोटी, वो कैश इकोनॉमी थी और इनफॉर्मल होती थी, और वहाँ टैक्स जीडीपी रेशियो मतलब इतनी कलेक्शन नहीं होती थी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गई। तो हमें जो जल्दी है ये काम करने की, क्या ये गन नहीं डाल रहा? क्या हमें बहुत जल्दी करनी चाहिए? हमें, जैसे आप लोगों ने मुझे उस वक्त कहा था कि हमें एक स्टेबल पॉलिसी रखनी चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता एडमिनिस्ट्रेटिव डिजिटाइजेशन तरीके से बढ़ाना चाहिए। नहीं, मैं तो देखिए आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैंने यही कहा ना, मैंने तो जब ये गवर्नमेंट आई थी मैंने औरंगजेब को यही कहा था कि तुम 13,000 वाली बात पे कन्विंस करो उनको और 11,000 पे एग्री करा लो, हम 13,000 आपको 2 साल में कर देंगे। मगर अगर तुमने 13,000 आज कर लिया, कह दिया, तो तुम्हारी अगली 5 साल की पॉलिसी फेल हो जाएगी। वही हो रहा है। देखिए सर, बात ये ना कि जब आपने जगह ही नहीं दी औरंगजेब को काम करने की पहले साल में, उसको जगह ही नहीं दी, जब भी गवर्नमेंट आती है उसको जगह ही नहीं देती ना। ये आपने बिल्कुल आप 100% सही किया। जब मैं गया था तो मुझे उन्होंने 5,500 का टारगेट दिया था। मैंने कहा था आप मुझे 4,000 का टारगेट दे दें, मैं आपको अगले 6 साल में 5 साल में इसको बढ़ा दूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमें तो 5,500 से स्टार्ट करना है, आप जो मर्जी करें। तो ये जो आपकी बात 110% दुरुस्त है कि अगर आप औरंगजेब को ये कहते हैं कि भाई 13 नहीं 11 करो, और तुम 11 से 11 करो, तो वो अगले 5 साल में इसको 18-20 पहुंचा देता। मगर आपने उसको जब 13 दिया, तो वो तो बेचारा लोगों से मुंह छिपाता फिरता है ना कि यार मैं क्या बताऊं लोगों को, क्या करूं, वो पॉलिसी क्या बनाएगा बेचारा। दिस इज एग्जैक्टली, यू आर परफेक्टली राइट। अब ये बात आईएमएफ को कौन समझाएगा? नहीं, आईएमएफ को तो बाद में समझाएंगे, पहले तो मैं इकराम साहब को समझाना चाहता हूँ। इकराम साहब आप बताइए, आप माशाल्लाह अखबार में हर रोज तकरीबन एक आर्टिकल लिखते हैं, और आज से नहीं पिछले 15 साल से लिख रहे हैं, और मैं एक चीज आपसे, मेरी बहस भी होती रहती है और मैं जान के आज बढ़ाना चाहता हूँ इसको, कि मुझे बताइए कि अगर हम टैक्स टारगेट चेजिंग करेंगे, अगर हम टैक्स जीडीपी रेशियो चेजिंग करेंगे, और अगर हम उसके ऊपर हर रोज एक नया टैक्स लगा देंगे, हर रोज एक नई एक्विजिशन डालेंगे, हर रोज एक नई डॉक्यूमेंटेशन की चीज डालेंगे, हर रोज जो चेंज करेंगे, उसमें फिर बिजनेस तो चलनी कोई नहीं, फिर तो हम नीचे से नीचे आते जाएंगे और टैक्स को चेज करते जाएंगे। एक किस्म की फिक्शनल डिबेट बन गई। इकराम साहब बताइए क्या ख्याल है? जी, बिल्कुल ठीक है। देखिए, जो बात अभी शब्बर साहब ने भी कही है और आप भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो डायरेक्शन है, जरा ऊंचा वो बोलिए गलत इकराम है। साहब जी। जी, जो पाकिस्तान की डायरेक्शन है, वो बिल्कुल गलत है कि जब आपको ये पता नहीं है कि इकोनॉमी के अंदर या ग्रोथ का आपका कोई मॉडल नहीं है, ग्रोथ आप चेज़ ही नहीं करना चाहते हैं। अब जैसे उड़ान पाकिस्तान में उन्होंने कहा जी हम इकोनॉमी को इतना ट्रिलियन का कर देंगे। ये हमारे जो है वो टैक्स टू जीडीपी नहीं, बल्कि उन्होंने कहा जी हमारा ग्रोथ का नंबर ये होगा, साइज़ ऑफ हमारा एक ये होगा। अब ये तो चलिए एक उन्होंने बात की जिसमें टैक्स की वो वाली बहस जिसको हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो ख़त्म है। अब अगर पाकिस्तान में ये नुक्ता नज़र रखा जाता कि हमने जीडीपी डबल करनी है तो टैक्स भी डबल हो जाता।
और वो जो शब्बा साहब ने बात की कि बहुत से लोग जो हैं वो टैक्स नेट में नहीं हैं या वो टैक्स की कंट्रीब्यूशन एक सेक्टर वाइज की बात कर रहे हैं। अब सारे मोबाइल यूजर्स पे मैंने पिछले प्रोग्राम में आपसे अर्ज की कि उन्होंने 15% एक एडजस्टेबल टैक्स लगा दिया जिसकी इनकम थी नहीं थी। बार क्या उन्हें कंजम्पशन का पैटर्न नजर आया कि जी यहाँ सबसे ज्यादा हमें पेनिट्रेशन लगती है पाकिस्तानी की, सबके पास मोबाइल है, चले इनसे टैक्स ले लें। फिर उनको ख्याल आया कि भाई ये तो जो इसमें से रिटर्न फाइल नहीं कर रहे इनका 75% ले लो। आप 75% कहीं आपने टैक्स सुना है कि आपकी कोई आप एक्सपेंडिचर करें तो उसका 75% गवर्नमेंट ले रहे हैं, इस बात की आपको सजा दे रहे हैं कि जी आपने रिटर्न नहीं फाइल। अब इनमें से आप मुझे बताइए जो पाकिस्तानी हैं जिनकी हमने बात की, इनमें से कितने टैक्सेबल होंगे? अब अगर मैं आपको नंबर बताऊं तो इस वक्त 120 मिलियन पाकिस्तानी यूनिक मोबाइल यूजर यानी एक CNIC पे, उसे किसी ने 3-4 सिम भी रखे हुए हैं। अब टोटल 193 अगर सिम हुई, ब्रॉडबैंड यूजर कोई 143 मिलियन है। अगर उसका हमने उनसे पूछा कि जी यूनिक बता दें कितने, अब तो आपको पता है सिर्फ 3 कंपनीज रह गई हैं जो मैदान में हैं टेलीकॉम के। उन्होंने कहा जी ये 120 मिलियन। अब एक तरफ तो स्टेट का ये नैरेटिव है जी पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते हैं, दूसरी तरफ किसी बंदे को छोड़ा ही नहीं है। मैं सेल टैक्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, 19.5% जो उस पर सूबे लगाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि वफाक खुद हर बंदे से जो जिसके पास भी बायोमेट्रिक करके उसने एक मोबाइल ले लिया उस पर एक टैक्स ले लिया। अब अगर एबिलिटी टू पे के प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहते हैं तो फिर इनमें से तो एबिलिटी टू पे मेरे ख्याल में 95% लोगों की शायद हो ही ना। तो आप उनसे ये पैसा लेके जेब में डाल रहे हैं। अब इसको क्या करें? अब इसको जब करेक्टराइज करते हैं तो FBR को कहते हैं जी देखिए हमने डायरेक्ट टैक्स में इतना इजाफा कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक टैक्स लगा देंगे मिनिमम 11%, कहेंगे जी देखें ये तो हमारी डायरेक्ट टैक्स। अब मैं कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ, मुझे पहले से पता है कि इसके ऊपर 11% मैंने मिनिमम देना है, तो मैं पास ऑन कर दूंगा आप पे। अब मुझे पता है कि इंपोर्ट्स के ऊपर इतना टैक्स लगना है, मैं उसको आप पे पास ऑन कर दूंगा। अब ये जो डिस्टॉर्शन है पाकिस्तान के अंदर जो एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम में है, ये तो ग्रोथ के बड़े एंटी है। अब दूसरी तरफ हमने उड़ान पाकिस्तान में 5 साल मनसूबा बनाया और उसमें एक फिर लंबे लंबे दावे कर दिए। बेसिक स्ट्रक्चर तो हम ठीक करने को तैयार नहीं। आप और मैं और शब्बर शायद तीनों इस बात पे देखिए जी, मुत्तफिक हो ये के कहना कि टैक्स। हम तैयार नहीं, मेरा जो कंटेंशन है वो ये है कि सिविल सोसाइटी का कंसर्न प्रॉब्लम है ये। IMF जब लगाती बिल्कुल है तो ब्यूरोक्रेसी और जो भी मिनिस्टर है उनके साथ छुप छुप के हदफ फिक्स कर देती है, छुप छुप के जी टारगेट फिक्स कर देती है, और फिर उसके बाद हम कहते हैं ओ भाई 300 मिल, जैसे अब 300-400 मिलियन शॉर्टेज हो गई है, अब वो नए नए टैक्स सोच रहे हैं, अगले 3 महीने में एक और टैक्स पैकेज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जुलाई में जाके फिर थोड़े से वो शॉर्टफॉल होगा, वो कहेंगे अगला टारगेट 1600 है या बल्कि 1700 है, आप 1700 के पीछे नए टैक्स लगाएंगे। जब आप हर साल टैक्स चेंज करेंगे शब्बर साहब, बल्कि मैं कहता हूँ हर 3 महीने के बाद चेंज करेंगे, तो मुझे बताइए, यूर ऑन बोर्ड ऑफ बिजनेस माशाल्लाह, यू हैव सर्व्ड as mashallah you've done been the head of अपना Ferguson, which is the largest auditing accounting company here. You designed many tax policies. अब ये क्या मसला है शबर साहब, आप तो टैक्स पॉलिसी डिजाइनिंग में लग रहे हैं, चेयरमैन टैक्स में लग रहे हैं, ये कसूर किसका? सिर्फ IMF का कसूर है या हमारा कसूर है? हमारे इकोनॉमिस्ट, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम लोग भी टैक्स GDP रेशो की बात करते हैं, वी नेवर टॉक अबाउट कि यार ये पॉलिसी क्या होनी चाहिए। मेरा ख्याल जो हमने काम किया था, पहली दफा किसी ने कहा था स्टेबल टैक्स पॉलिसी रखे, और हुकूमत तो उसको देखने की भी कोशिश नहीं की। मुझे किसी मुल्क में बता दें जहाँ टैक्स पॉलिसी हर 3 महीने के बाद चेंज होती है, शबर साहब होती है कहीं? देखिए मेरी बात सुन नदीम साहब, अगर आप अब थोड़ी सी इस पे करेक्शन की जरूरत है। देखिए जहां तक ये वाला साल है, इस प्रोग्राम में जब अब आए हैं, हम आए हैं, अब इतनी क्लियर पोजीशन आ चुकी थी पाकिस्तान की खराबी की कि प्रोग्राम के आने से पहले पहले हम सब क्लियर थे कि बजट जो है वो 13,000 बिलियन का आएगा, ठीक है। और अब हमें ये भी पता है कि 13,000 बिलियन को बीट करने के लिए ये एडहॉक टैक्स लगाएंगे, ये हमें हमें बड़ा क्लियरली पता है, इस पे कोई हमें डिस्प्यूट नहीं है, ये होगा। अब सवाल सवाल ये है कि ये ब्यूरोक्रेसी, आपका कहना है कि ब्यूरोक्रेसी ये क्यों करती है और हमारी क्या वजह है कि हम इसको इस चीज को बीट नहीं कर सकते। अच्छा, इस पे मैं अब आपको 2 रीजन बताता हूँ। पहला रीजन तो ये है कि हमारे यहाँ, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अभी ये जो साल 6 महीने खत्म हुए हैं, ये पिछला साल 6 महीने हुए हैं, इसमें जो टारगेट था उस टारगेट से मेरा ख्याल है कि शायद 300 या 4 350, सिर्फ 300 बिलियन का डिफरेंस था हाफ ईयरली के टारगेट में। मतलब सपोज करें कि 13,000 में से 6,500 अगर है
तो 6,500 में से 300 या 250 का सिर्फ शॉर्टफॉल था। अब वो 250 के शॉर्टफॉल को किसी भी इकोनॉमिस्ट ने, किसी भी बंदे ने औरंगजेब के पीछे खड़ा नहीं हुआ कि यार 250, 6,000 में से 250 कोई बड़ी फिगर नहीं होती, और इस बेचारे को, और इतनी उसकी कि एवरी मीडिया, एवरीवन टैक्स टारगेट मीट नहीं हुआ, टैक्स टारगेट मीट हुआ। अच्छा, उसके में लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। मैंने बड़ा कोशिश की लोगों को समझाने की, यार 300 250 बिलियन है, ये तो तुम कहोगे तो मैं एक क्लाइंट से लेके दे दूंगा, मसला क्या है, तुम लोग इसको पॉलिसी को चेंज नहीं करो। तो ये जो एक, मैं इसको कहता हूँ इस्लामाबाद का मीडिया माफिया और इस्लामाबाद की एक पूरी लॉबी है, जो उसका काम ही ये होता है कि वो इकोनॉमिक मैटर में सेंसेशन को जिंदा रखे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात इसमें नदीम साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और भी है, जो शायद आप दोनों उसको उस तरह नहीं देखते। हमारे पास एक साहब हैं जो कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उनका ये बिलीव है कि पाकिस्तान में 90% लोग टैक्स की चोरी करते हैं, इंक्लूडिंग बड़ी कंपनियां। तो वो ये कहते हैं कि यार ये तो अगर 100 रुपए कमाते हैं ना, तो 100 में से अगर ये दिखाते तो 50 है, तो अगर ये रेट 30% है तो एक्चुअली रेट 15% है। तो अगर 15 में 20 कर दूंगा तो ऐसी कौन सी बड़ी बात है। आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? ये मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन बात बता रहा हूं, ये एफबीआर के लोगों का बिलीव है। उनको ये बिलीव ही नहीं है कि पाकिस्तान में टैक्स पेयर की बहुत बड़ी तादाद जो है, वो जो टैक्स पे करने वालों की वो है जो जेन्युइनली सही टैक्स पे करती है, और वो इनकी इनकंसिस्टेंट पॉलिसी से तबाह हो रही है, और वो रिवर्स साइड में जा रही है, वो उनकी वजह से बाहर निकल रही है। उनसे ना पूछे, ओ यार आप, वो ये बिलीव करते हैं कि उन्होंने बाहर पैसे रखे हुए हैं या बाहर पैसे निकाल रहे हैं, तो रेट ऑफ टैक्स को आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो कम्युनिकेशन गैप है, ये आपको सेटल करना पड़ेगा। मैं आपको बड़े हाई लेवल की मीटिंग्स का ये बता सकता हूँ, उसमें डिस्कस होता है, यार एक्चुअली तो लोग आधा ही देते हैं ना, तो 2% बढ़ा दो तो क्या फर्क पड़ता है। ये एक बिलीव आ गया है। और वो जो लोग हैं जो कमरे से बाहर बैठे हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं आपको आज मिसाल देता हूँ। आप कल हफीज पाशा साहब को फोन करिएगा और उनसे पूछिएगा कि क्या आईसीआई सही टैक्स देती है। आप उनका आंसर मुझे कन्वे कर दीजिएगा, या आप ये बात इसाक डार से पूछ लीजिएगा कि डॉक्टर साहब आईसीआई या कोहिनूर टेक्सटाइल मिल या सूरती वाला सही टैक्स देता है। अगर वो हाँ कर दे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये शोभर साहब, मुझे जो बड़ी है ना, अजीब बात लगती है। आई रियली एम सरप्राइज्ड। हम वाहिद मुल्क है जो अपने लोगों को गालियां देते हैं कि टैक्स चोर हैं, ये पैसे मैं वही तो कह रहा हूँ, हम हाँ? वाहिद मुल्क हैं, हाँ। जहाँ फाइनेंस मिनिस्टर टैक्स वालों को गालियां देता है। हाँ, अमेजिंग बात है ये। इंडिया में वही टैक्स चोरी है, सब कुछ है। इंडिया कोई कभी नहीं उसने यही गाली तो दी अपने लोगों को। मैं नदीम साहब यही तो बता रहा हूँ, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां फाइनेंस मिनिस्टर अपने कमरे में बैठकर ये सोच रहा होता है कि मेरे सारे पाकिस्तानी चोर हैं। मैं सर एक और बात कहूं, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर करता, मैं कहता हूं मेरे भाई जो इकोनॉमिस्ट हैं, आपने नाम भी लिया है, मैं नहीं लेता, मेरे भाई जो इकोनॉमिस्ट हैं वो सारा दिन यही लगे रहते हैं, टैक्स चोरी हो रही, टैक्स चोरी। मैं कहता मैं हूं भाई वही कह रहा हूँ ना, कहाँ। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ ना बिल्कुल सर, आप ठीक है। नदीम पर साहब मैं मुझे यही एक तो बात कह रहा हूँ, ये बताइए। साइकी निकाले ना, ये साइकी बिल्कुल। निकालें। ये साइकी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आप सोच नहीं सकते। और मैं तो बिजनेस, आप देखिए ना, मैं तो दोनों साइड देखता हूँ ना। बिजनेसमैन कहते हैं यार मैं कुछ भी कर लूं, ये तो मुझे चोरी समझते हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान में, आप मुझे बताइए एक बात, पाकिस्तान में मुझे आज एक बात बता दें आप, पाकिस्तान में किस बिजनेसमैन की इज्जत है? जीरो, किसी की भी। सबको हम किसी जेल की में डाल इज्जत है पाकिस्तान में? नहीं, नहीं, कोई बिल्कुल इज्जत है? नहीं। आप मुझे बताएं कि जो लोग, जिनकी कंपनियां ट्रिलियंस बिलियन का टैक्स दे रही है, क्या उनको थानेदार उठा के या पुलिस वाला इंस्पेक्टर उठा के उसकी ऐसी की तैसी नहीं फेर देता? क्या मीडिया शाम को उसकी तबीयत साफ नहीं कर देता? 100%। तो सर ये जूती जो, की नोक पर रखते ये ऊपर से आ रहा है, ये ऊपर से बिल्कुल आ रहा सही। है, ये नीचे से नहीं आ रहा, ये ऊपर से आ रहा है। ये जो सब कुछ आ रहा है, ये ऊपर से आ रहा है कि ये जितने भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जितने भी हमारे, अच्छा इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है
नदीम साहब, कि आइदर दे आर जेलस और दे डोंट नो देम। नहीं, एक और वजह भी तो है ना, अपनी नाअहली छुपाने के लिए। जैसे सिंपल बात यस, है, मैं बच्चा जब था तो मैं गेंद में अच्छा नहीं था, तो मतलब स्पोर्ट्स में मैं कोई खास अच्छा नहीं, जो अच्छा खेलता मैं ये नालायक है, बेवकूफ है। तो हम बहाने भी तो बनाते हैं ना, ये हमारी स्टैंडर्ड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है कि हम बहाने यस, बनाते हैं। अब यस, एफबीआर वाले बहाने बनाते। मुझे देखिए, एक मुझे दफा मुझे मुझे अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मैं आपको एक बिल्कुल प्रैक्टिकल बात पूछता हूँ आपसे। पाकिस्तान में 3 पॉलिटिकल लोग हैं, फॉर आर्गुमेंट सेक। एक शरीफ फैमिली है, एक जरदारी साहब, मिस्टर बिलावल भुट्टो साहब है, एक इमरान खान साहब की पार्टी है। आप मुझे बताएं, इनमें से कभी किसी आदमी ने कभी कोई डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में कोई कारोबार, कोई धंधा किया है? अब बिल्कुल सही। इनको क्या पता कि डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में 25% टैक्स देके कौन आदमी जिंदा रहता है, कैसे घर बनते हैं, कैसे सैलरी पे की जाती है? ये तो बेचारे हवाओं में रह रहे हैं ना, इनको क्या पता? नहीं, मैं एक और डायरेक्शन में भी जाना चाहता हूँ। आप मुझे दोनों बात बताइए कि मेरा जो ख्याल है, मेरी एक दफा चेयरमैन एफपीआर से बहस हुई थी, नाम नहीं मैं लेता। चेयरमैन साहब मुझे कहते हैं, वो मीटिंग हो रही थी तो उन्होंने कहा कि देखें, पूरा लिबर्टी जो है मार्केट, वो 2 करोड़ टैक्स देती है। तो मैंने चेयरमैन साहब को कहा, मेरे बचपन के दोस्त थे, मैंने कहा भाई, लिबर्टी मार्केट हम दोनों बचपन से देख रहे हैं, हमारे सामने बनी है, बल्कि शायद हमसे थोड़े लगभग ही बनी है। तो सारे स्टोर्स हम जानते हैं, आए चले, चल के उन पे छापा मारते हैं और उनसे बात करते हैं। वो चेयरमैन साहब कहते ये नहीं भाई, मैं ये देखता हूँ, मैं पूछता हूँ कि क्या लिबर्टी मार्केट के लोग बगैर टैक्स वाले के, कनाइवेंस के, क्या वो चोरी कर सकता है? या वो चोरी नहीं कर रहा, वो पैसे दे रहा है, बस सिर्फ पैसे किसी की जेब में जा रहा है बजाय हुकूमत के पास जाने के। ये क्या मेरा ये बिलीफ ठीक है कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का ज्यादा कसूर है, उस बिजनेसमैन का कम कसूर है? नहीं, मेरा मेरा बिल्कुल डिफरेंट व्यू है। ना हाँ। बिजनेसमैन का कसूर है, ना टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर है। उन लोगों की नालायकी है जिनके हाथ में पाकिस्तान की पावर है। ये भी बात सही है, ठीक है। बट मैं व्हाट दोनों नहीं है, दोनों, ये जो जिनके हाथ में पाकिस्तान की पावर है, चाहे वो फौजी हो या वो पाकिस्तान का पॉलिटिशियन हो। देखिए नदीम साहब, मैं आपको आज एक बड़ी तल्ख बात कहना चाहता हूँ। देखिए, पाकिस्तान में जो पावर हुई है, पावर जो होती है ना, वो हमेशा, जनरली स्पीकिंग, इलीगली या विदाउट मैंडेट एक्वायर की जाती है। जब आप पावर को इलीगली या विदाउट मैंडेट एक्वायर करते हैं ना, तो आपका पब्लिक के ऊपर रिट नहीं होता। तो पाकिस्तान की टैक्स पॉलिसी को जब मैं बैठकर ना, अब रात को बैठकर, क्योंकि मैंने तो सारे साइड ऑफ पिक्चर देखी है ना, कहीं मैं बैठ के सोच रहा होता हूँ कि यार ये ऐसा क्यों है। तो मैं ये रियलाइज करता हूँ कि चाहे वो अयूब खान हो, चाहे वो जियाउल हक हो, चाहे वो मुशर्रफ साहब हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो जरदारी साहब हो, इनके पास कभी रियल मैंडेट ऑफ द पावर पीपल नहीं रहा है। तो ये रियल मैंडेट ऑफ पीपल के तहत टैक्स रिसीव करने का मैंडेट भी एक्सरसाइज नहीं करना चाहते। इंटरेस्टिंग पॉइंट जी। इकराम साहब, आपका क्या रिएक्शन है, बताइए। जी देखें, मैं अर्ज कर रहा था कि एक तरफ तो हमारी टैक्स पॉलिसी का सबसे जो भयानक मंजरनामा है वो ये है कि जो थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट सेक्टर है हमारे पास, उसके ऊपर बेइंतहा टैक्सेस लगाकर उसकी ग्रोथ का हम बिल्कुल नुकसान कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग जो टैक्सेबल ही नहीं है, उनसे एडवांस टैक्स लेकर, कहने को एडजस्टेबल कहकर, फिर उसको भी एक इनडायरेक्ट टैक्स की शक्ल देकर जेब में रियासत डाल लेते। अब इतनी एक्सट्रैक्टिव जो रियासत है, उसके अंदर जो लोग टैक्स कलेक्ट करने वाले हैं, वो हमेशा यही बयानियां बनाएंगे कि जी यहाँ के लोग टैक्स नहीं देते। अब इन्होंने अभी कहा है चेयरमैन साहब ने कि जी पाकिस्तान में लोग को कहा, पाकिस्तान में मसला अंडर जो है वो फाइलिंग का है। क्या अंडर फाइलिंग क्या है? जो कहते हैं जी, कोई जो अभी शब्बर साहब फरमा रहे थे, कह रहे जी पाकिस्तान में लोग टैक्स ही नहीं देते हैं, सही टैक्स नहीं देते हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई कौन, कोई निशानदेही करें। उन्होंने कहा जी ये देखें, हमने बहुत से कोई बड़े बड़े कंपनीज को पकड़ा है, इनका सेल टैक्स का बहुत बड़ा फ्रॉड है। फिर वहां से थोड़ा सा प्रेशर आया होगा कि भाई ये फजूल आप लोगों पे इल्जाम लगा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि चले फिर हम अपना बदल लेते हैं। उन्होंने फिर 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि 7.1 ट्रिलियन का पाकिस्तान में टैक्स गैप है। अब आप मुझे बताएं कि बगैर सोचे समझे किसी स्टडी की बेसिस के
आपको ये कभी ये कोई आता है वो कह देता है जी 3 ट्रिलियन का पाकिस्तान में गैप है, आप कोई कहता है जी 5 का है। अब ये नहीं मैंने सुना है, तो मैंने पूछा उनसे कि आप चलिए बता दें, आपने कोई स्टडी तो की होगी ना, ये ऐसे मैं कह दूं 60 ट्रिलियन का है, तो इसका मतलब है कि अगर आप इकट्ठा कर रहे हैं 9, आप कहते हैं ट्रिलियन हमने इकट्ठा किया है, तो फिर आपके हिसाब से तो 16 ट्रिलियन का होना चाहिए। मैंने कहा हाँ हाँ जी बिल्कुल सही। तो जब हम खुद ही, अभी शब्बर साहब तो कह रहे थे 13 नहीं हो रहा, वो तो जाकर आईएमएफ को ये कह रहे हैं कि नहीं हमारा तो असल पोटेंशियल 16 का है। तो ये तो पाकिस्तानी सारे चोर हैं, ये तो दे ही नहीं रहे टैक्स। तो अब हमें टैक्स रेट बढ़ाने हैं, हमें और इसको स्ट्रिक्ट करना है। बल्कि उन्होंने एक बिल पेश कर दिया 18 दिसंबर को जो पास भी हो जाएगा बगैर किसी डिबेट। उसमें उन्होंने कहा है कि हम अब लोगों के लाइफ भी जो है उसको भी अजीरन बनाएंगे, यानी आपका बिल्कुल लाइफ का जो राइट है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। क्योंकि हमें पता चला है कि इसके बगैर जब तक हमारे पास ये डिस्ट्रक्टिव पावर नहीं होगी, हम तो काम ही नहीं कर सकते। अब ये बिल्कुल एक ऐसा माइंडसेट को जाहिर कर रहा है। अब हम आईएमएफ को गालियां दे रहे थे, आप जरा बताइए कि एक चेयरमैन साहब जाएं और वो जाकर एक कहें कि जी ये मेरा बनाया हुआ ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है। भाई आपको किस फतेहबाद ने इजाजत दी कि आप ट्रांसफॉर्मेशन प्लान और हमारे वजीर आजम मोहतरम पे ओ क्या जबरदस्त। आप जरा देखिए वो 115 स्लाइड जो है उसका ना कोई सर है ना कोई पैर है उसका। कोई किसी से मशवरा नहीं किया। वो फर्द वाहिद ही जो है इतने बड़े क्यों स्कॉलर है जफर साहब, ये पाकिस्तान जो में। नया बिल आया है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये जो कह रहे हैं बिजली पानी बंद कर देंगे, बैंक अकाउंट बंद कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, इज दिस अ गुड बिल? नहीं देखिए जी, ये मेरे हिसाब से ये मैंने इसको जगह भी लिखा है कि ये गलत है और इस तरह से आप नहीं ऑपरेट कर सकते। कल को आप ये कहेंगे कि अगर आपकी आपने एलिजिबल पर्सन नहीं है तो आपकी शादी भी नहीं हो सकती। ये तो मतलब कोई इसका लिमिट नहीं है। और मैंने अपने नोट में ये भी लिखा है कि ये आप देखेंगे कि ये इसको शायद कोर्ट फंडामेंटल राइट पे उड़ा दे। आपको फंडामेंटल राइट की कॉन्स्टिट्यूशन के पे ये उड़ सकता है। देखिए इसमें नदीम साहब बात बड़ी थोड़ी-सी सिंपल है। मेरा मुझे आप ये बताइए, आप पता नहीं आप तो रहे होंगे इन्वॉल्व, आप मुझे बताएँ कि जब मैं नेगोशिएशन कर रहा होता हूँ आईएमएफ के साथ, तो मेरे सबसे आखिरी सब्जेक्ट तो फिल इन द ब्लैंक टेक्स्ट का होता है ना जी। ये तो आप मानते हैं ना? बिल्कुल सही। और आप उस जगह पे जाके फँस चुके होते हैं, जहाँ पर आपको हर हाल में साइन करना होता है 2 दिन बाद। बिल्कुल, बिल्कुल सही। ठीक है? तो फिर आप मुझे बताएँ उसके साथ टैक्स पॉलिसी को मैं कैसे लिंक कर सकूँगा? मैं उसके साथ टैक्स पॉलिसी को लिंक नहीं कर सकता। अच्छा अब आप देखें आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नोट नहीं की। आपको याद है वो जो जो मैं उस वक़्त लंदन में था जब आपसे मेरी बात हुई थी, तो आपने कहा था कि ये एलिजिबल पर्सन का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि ये नहीं खुलेगा, वो नहीं खुलेगा, वो नहीं खुलेगा, वो बिल आ गया, ठीक है? अच्छा आपने देखा वो बिल अभी असेंबली में पड़ा है। ठीक है? मगर उससे पहले एक ऑर्डिनेंस आ गया और ऑर्डिनेंस अप्लाई इम्प्लीमेंट भी हो गया बैंक के रेट के लिए। देखिए ना आप ये इसकी पॉलिसी फ्रेमवर्क को गौर करें। एक बिल जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है और एक एक रेट चेंज का बिल आया और वो हो गया। अच्छा अब आपको मैं बताऊं कि आपको ये पता है कि बैंक वाला रेट का चेंज क्यों आया? आप सुन के हैरान रह जाएंगे। देखिए बैंकों में इन्होंने ये कहा कि आपका जो गवर्नमेंट डेट का रेशियो है विद योर नॉन गवर्नमेंट लेंडिंग वो सही नहीं है। तो हम आपको गवर्नमेंट डेट के ऊपर ज्यादा रेट ऑफ टैक्स चार्ज करेंगे। सारे बैंक गवर्नमेंट को लेंडिंग ज्यादा कर रहे थे, उनकी उनकी सारों की तबीयत साफ हो गई, वो वो भागते हुए गए, उन्होंने कहा सर ये नहीं करें, रेट पैसे ज्यादा ले लें हमसे। आप समझ रहे मेरी बात? सही कह रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कह कि रहे जी आप अच्छा इसका मतलब दो मतलब है इसके मतलब नदीम साहब, एक तो मतलब ये कि बैंक ये जो सामने आया है ये पॉलिसी नहीं है, ये जिरगा है ये जिरगा है कि यार इस वेरी तरह गुड करो कि पॉइंट, यार ये वेरी 4 गुड। बंदे छोड़ दो तो 5 बंदे पकड़ लो, ये जिरगा है। अच्छा अब दूसरी बात जो जो कही है ना अभी इकराम ने, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो आपको शायद उस तरह पता नहीं हो मगर इकराम और मैं जानते हैं। कोई 3 महीने पहले एक 2 स्टोरी फ्लोट हुई इन दी पाकिस्तान मीडिया। उसमें कहा गया कि पाकिस्तान में सेल टैक्स में 7 ट्रिलियन का फ्रॉड हुआ है, ट्रिलियन का, बिलियन का नहीं, 7 ट्रिलियन का फ्रॉड हो गया है और वो फ्रॉड हमने पकड़ लिया है। 7 ट्रिलियन का फ्रॉड, ट्रिलियन। ठीक। अच्छा अब इकराम सही कह रहा है कि अगर मैं 7 ट्रिलियन का फ्रॉड ऐड कर दूं 13 में तो ये 20 हो तो गया ठीक, ना।
20 बिलियन, बिल्कुल तो सही। ये 60 ट्रिलियन किसने डाला था? मैंने जब उसके बाद मैंने उसके कागज देखे, तो मैंने उसी दिन टीवी प्रोग्राम में कहा था कि अगर इसमें से 200 बिलियन भी रिसीव हो जाए ना, 100 बिलियन भी, तो मेरा हाँ, नाम बदल देना। वो सब बकवास था। मुझे याद ठीक है। है। अच्छा, ये इसलिए किया गया था कि आपने, ब्यूरोक्रेसी ने लाल बत्ती दिखानी थी अपनी एक्शंस को, जो कि उन्होंने नहीं करने। उन्होंने नहीं काम करना, उन्होंने कोई आगे प्रोसेस नहीं करना। उन्होंने लाल बत्ती दिखानी है कि सर ये तो 20 बिलियन की पोटेंशियल है, आप हमें और पावर दें तो हम लोगों की गर्दनें जाके पकड़ें। अच्छा, अब आपको मैं एक आखिरी बात इंटरेस्टिंग बताता हूँ। आप मुझे बताएं कि आप, मेरी तकरीबन जिंदगी जो टैक्स पॉलिसी में गुजरी है एक्टिव, वो तकरीबन 35 साल है। आज से 35 साल ले ले बैकवर्ड। ठीक है। मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन टैक्स पॉलिसी अगर मैंने देखी है, तो वो 2001 से लेकर 2007 तक थी मुशर्रफ की। राइट। अच्छा, उसमें अगर आपने गौर किया हो, तो एक दो चीजें मैंने मुशर्रफ साहब से कहीं करवाई थी, और शायद आपको भी पता हो, और आप भी उसमें पार्टी थे। एक मैंने उनसे ये कहा था कि टैक्स रेट को आपने ग्रेजुअली कम करना है, और वो शेड्यूल बना के दें और उसको मैनेज करें। याद है आपको? बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे अच्छा, हैं। और मैंने उस पे ये भी करवाया था उनसे, अगर आपको याद हो, कि 4 साल तक किसी का ऑडिट नहीं करें। बिल्कुल सही। अब्दुल्ला यूसुफ के जमाने में, याद है आपको? बिल्कुल सही। अच्छा, और अगर आप उस पीरियड की ग्रोथ को देखें हर एस्पेक्ट से, मतलब ये इस एस्पेक्ट बिल्कुल, से नहीं कि नंबर इंक्रीज हुआ था, उसकी जो मैकेनिज्म थी, लोगों का प्रॉब्लम था, वो सब हर लिहाज से वो एक बेहतर टैक्स पॉलिसी थी पाकिस्तान की इन द लास्ट 3 बिल्कुल सही, डिकेड्स। बिल्कुल ठीक है। सही। अच्छा, उसके अगर आप उसके प्रिंसिपल को आज आप सामने रख लें, तो पाकिस्तान की टैक्स पॉलिसी आज भी सही हो सकती है। आप आज भी ये कह दें कि ये आज रेट है, हम इस रेट को ग्रेजुअली 20 साल में, 10 साल में यहाँ लेके जाएंगे, चाहे पाकिस्तान में आग लग जाए या सोना निकल आए, हम इस रेट को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। तो और सिमिलरली हम उस आदमी को, जो कि रीजनेबल आदमी है, तंग नहीं करेंगे। अब्दुल्ला यूसुफ के जमाने में हमने पॉलिसी बनाई थी कि हम 4 साल तक किसी बंदे का ऑडिट नहीं करेंगे। और आपको याद है कि उस जमाने में आप लोग सुकून से रात को सोया करते थे। ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल, अब ये काम अच्छा, अगर आप गौर करें, ये भी एक बदकिस्मती है पाकिस्तान की, कि हमेशा टैक्स पॉलिसी, बेहतर पॉलिसी हमेशा डिक्टेटरों के जमाने में रही। डेमोक्रेट्स ने कभी इसको ख्याल नहीं किया। गुड पॉइंट, अब वेरी ये, गुड पॉइंट। आप पर ये इससे मुझे एग्री करेंगे या बताइए, नहीं एक और भी करेंगे? जो चीज़ है, हमारी टैक्स पॉलिसी मेरा तो ख्याल है कॉम्प्लिकेटेड भी बहुत है। मैं खुद नहीं, देखता मगर हूँ अलग-अलग। सर आप देखें ना, नहीं, मगर मैं आपको दोबारा लाता हूँ ना इस बात पे। हुँ, अगर हुँ, आप उस टाइम में देखें, तो मुशर्रफ ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 लिखवाया, सेल टैक्स एक्ट 1990 इंप्लीमेंट कराया, सही उसको सीधा किया, फेडरल एक्साइज एक्ट को सीधा किया। तो अगर आप देखें, लॉस को कंपैरेटिवली थोड़ा बहुत जो बेहतर सिंप्लीफाई किया गया था, वो भी उसी दौर में किया गया है। ठीक है। पर अब सवाल ये वापस ले है लिया कि, ना, हाँ, अब हमने और कॉम्प्लिकेट कर दिया। अच्छा, वो सब अब टैरिफ भी मुझे, कम हो गए थे, अपने टैरिफ भी बढ़ा दिए। अच्छा, मगर 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 नदीम साहब, मैं क्योंकि उनके करीब काम करता था, शौकत अजीज साहब के साथ काम करता हुँ, था। हुँ, तो उन्होंने मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग बात की, जो मैं आज आज पहली दफा पब्लिकली कह रहा हूँ। उन्होंने कहा, शब्बर, हमने खुद थोड़ी किया था, अमेरिकन ने करवाया था। अच्छा, ठीक, ठीक, ठीक। अब ये मसला है कि अगर हम टैक्स पॉलिसी कॉम्प्लिकेट करते जाएँगे, और एक और चीज़ जो मैं देखता हूँ, डिजिटाइज़ेशन को हम काफ़ी रेज़िस्ट करते हैं। क्या इज़ दैट करेक्ट, हम डिजिटाइज़ेशन को बहुत रेज़िस्ट करते हैं? एंड इज़ दैट करेक्ट कि हम जान के कॉम्प्लिकेशंस डालते हैं टैक्स पॉलिसी में, ताकि हमारे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बिज़नेसेस से बात की, बिज़नेस कहते हैं हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है टैक्स पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में। हमें विथहोल्डिंग टैक्स भी इकट्ठा करना है, हमें ये भी करना है, हमें सेल्स टैक्स भी करना है, वगैरह-वगैरह, और फिर एक और भी कंप्लेंट आता है रिफंड्स पे, कि भाई आप पैसे लेके बैठ जाते हैं, रिफंड नहीं आते। तो मसला ये है कि बिज़नेसेस तो कैश स्टार्व्ड हो जाती हैं, एक तरफ वो बेचारी विथहोल्डिंग टैक्स लेके उधर पास कर रही हैं, फिर वो बंदे हायर कर रही हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन भी तो हमारी इतनी सारी हैं, व्हाई कांट वी हैव अ सिंपल टैक्स पॉलिसी जब बिज़नेस चले? मेरा एक और इस पे चीज़ है आप दोनों से मैं पूछना चाहता हूँ। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि पुराने ज़माने में फ़ौजें होती थी जो जाके लड़ती थी और कॉन्क्वेस्ट करती थी।
आजकल फौजों का जमाना, खैर फौज डिफेंस के लिए चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं बिल्कुल भी, आई एम ओके, फौज जरूर हो डिफेंस के लिए, बट आजकल जो हमारी इक्तिसादी जंग है, जो जो इकोनॉमिक्स की जंग है, वो तो कंपनियों के हाथों में है। हमें कंपनियां चाहिए बड़ी बड़ी, और मैं हैरान हूं, मैं रोज बात करता हूँ कि हमारी कंपनियां तो बहुत छोटी छोटी हैं। शबर साहब देखें, हमारी कंपनी अभी भी 1 बिलियन की, कितनी कंपनी, $1 बिलियन की, मेरा ख्याल बहुत से बहुत 4-5 है, अगर छोड़ दें हुकूमती कंपनीज को, मल्टीनेशनल छोड़ दें, जो प्राइवेट कंपनी है सारी, ये बहुत छोटी छोटी है। इनमें से बहुत कम $1 बिलियन इंडिया में देखें $300 बिलियन की है, दुबई में देखें 30-40 बिलियन की है, मलेशिया में 30-40। हमारी कंपनी इतनी छोटी कि मेरा ख्याल है वन ऑफ द रीजन और भी हैं, ये टैक्स पॉलिसी और डॉक्यूमेंटेशन पॉलिसी, रोज उनको तंग करना। अब माशाल्लाह अच्छे अच्छे लोग, मैं तो नाम नहीं लेता, आपको आपको पता ही है, कराची में बहुत अच्छे लोग हैं बिजनेसमैन, माशाल्लाह रिस्पेक्टेबल पीपल, दुबई जाके रिलोकेट कर रहे हैं इस तंग आके। तो क्या इसी देखिए कोई देखिए देखिए मैं आपको इस पे बताता हूँ। देखिए नदीम साहब, 2007 में मैं लेकर आया था पाकिस्तान में ग्रुप टैक्सेशन और ग्रुप रिलीफ, और पाकिस्तान में बड़े बड़े ग्रुप बने थे, एंग्रो ग्रुप बना था, तब्बा का ग्रुप बना था, हमने पूरी स्ट्रक्चर खड़ी की थी, और हमने पाकिस्तान में ग्रुप एंग्रो के अंदर कोई 8 कंपनियां थी जिनमें से 4 लिस्टेड थी, ठीक है। हमारे पास तब्बा के अंदर 5-6 लिस्टेड कंपनियां थी, हबीब ग्रुप के अंदर हमने सब कुछ किया, हमने इब्राहिम के अंदर अलाइड बैंक और इब्राहिम को ग्रुप में लेके गए, तारिक सेगल को ग्रुप में लेके गए, मंशा को ग्रुप में लेके गए, ठीक है। हमारे दोस्त इसाक डार साहब आए, उन्होंने उसको स्क्रैच ऑफ पेन से जीरो कर दिया, ठीक है। मुझे एंग्रो में रिवर्स करके सब कंपनियों को तोड़ना पड़ा। अगर आप देखें तो मैंने तोड़ा है, आप अगर आप देखेंगे पिछले 2 साल में मैंने एंग्रो में उसको तोड़ा है, क्योंकि मुझे डबल टैक्सेशन पड़ रही थी। अगर आप चेक करिएगा, देखिएगा तो बिल्कुल मैं तो इस चीज के बारे में अब इतना डिसहार्टेड हूं कि पाकिस्तान में टैक्स पॉलिसी ने ग्रोथ ऑफ द कंपनीज को तबाह बर्बाद कर दिया है। हुसैन दाऊद साहब ने मुझे कहा, जो कि पहली कंपनी थी जो ग्रुप में गई थी, कि यार एक काम मैंने करना है कि पाकिस्तान में कारोबार नहीं करना। उन्होंने कहा यार मैंने पाकिस्तान में कुछ भी करना है, कारोबार नहीं करना मुझे, बिल्कुल, वो तो भाग क्योंकि गए, ये बिल्कुल सही। जो इन्होंने मेरे साथ किया है ना ग्रुप के अंदर, ग्रुपों में जो ये करते हैं। मगर मेरा सवाल, मैंने आपसे एक सवाल अभी थोड़ी देर पहले पहले किया था ना, मैंने आपसे एक सवाल किया था, या उसका मैंने ऑब्जर्वेशन दी थी। मुझे ये बताएं कि ये जो पॉलिसी बना रहे हैं बैठ के इस्लामाबाद में, इन्होंने कभी बड़ी कंपनी की बैलेंस शीट देखी है? नहीं। अब इन बेचारों को क्या पता। देखिए नदीम साहब, मैं बड़ी साफ बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान का प्रॉब्लम करप्शन नहीं है, कॉम्पिटेंस है। गुड पॉइंट। पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद में दिमाग बैठा हुआ है ना, इस दिमाग, ये मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, इस दिमाग के अंदर कमर्शियल सेंस आ ही नहीं सकता। ये बेसिकली एक ब्यूरोक्रेटिक फ्यूडल माइंडसेट के साथ काम करते हैं। इन्हें आइडिया ही नहीं है कि बिजनेसमैन जो कराची में बैठा है या लाहौर में बैठा है, उसका दिमाग कैसे चलता है, सही कह या रहे वो किस तरह सोचता है। हैं। ये आप जो बात कर रहे हैं ना कि इंडिया में ये वाला ग्रुप है, इंडिया में वो वाला ग्रुप है, आप मुझे बताएं कि इंडिया वालों के ग्रुप्स, इंडिया वालों ने क्या किया है? आपको पता है इंडिया वालों ने यहां तक कर दिया है कि एक इंडियन कंपनी एक फॉरेन कंपनी को लीगली अमलगमेट कर सकती है, बिल्कुल, ठीक है। जैगुआर खरीद अब लिया टाटा ने। हाँ। टाटा, मैं वही कह रहा हूँ ना आपको, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि मैं आपको बिल्कुल एक कैटेगोरिकल बात, मैंने आपसे एक बात पहले भी की थी, ऑल्दो वो बड़ी डिफरेंट है, वो गलत भी लगेगी आपको। अगर आप पाकिस्तान का कमर्शियल कैपिटल कराची ट्रांसफर करते हैं, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। वेरी गुड पॉइंट, आई एग्री, आई एग्री। इकराम साहब बताइए, आप इस पे क्या कहते हैं, कहां से बात शुरू करें? यू राइट एवरी डे, माशाल्लाह, यू आर एन इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंसर इन दिस कंट्री। क्या हो रहा है? व्हाई कांट वी गेट अ सिंपल टैक्स पॉलिसी राइट? और दूसरी चीज, मुझे एक और बात बताइए जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, शबर, आई विल कम टू यू विद दिस ऑन टू, कि हमारे पास कोई रिसर्च टैक्स पॉलिसी पे नहीं, कोई थिंकिंग टैक्स पॉलिसी पे नहीं। शबर साहब आपने सजेस्ट किया था और हमने इंक्लूड किया अपनी वो रिफॉर्म पैकेज में कि देयर शुड बी अ फिस्कल पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कांग्रेस को बताए, और सॉरी पार्लियामेंट को बताए, और जो बाकायदा टैक्स पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी पे रिसर्च करके हमें बताए चीजें, क्योंकि वो रिसर्च है ही नहीं इस चीज पे। तो इकराम साहब बताइए, व्हाट वुड यू से, डू वी नीड सच अ रिसर्च इंस्टीट्यूट?
Do our people, our बिल्कुल economists understand this? Do our businessmen, do our bureaucrats, do people understand the importance of tax policy? या वो सिर्फ सोचते हैं, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, शेरिफ ऑफ नॉटिंघम सिर्फ सोचा था पैसा इकट्ठे करने का, वो ये नहीं सोचता था कि इकोनॉमी चल रही कि नहीं चल रही। और मेडिवल किंग भी ये चाहते थे, फौज चला दो, ताजमहल बना दो, इकोनॉमी चलेगी कि चलेगी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बताइएगा, आपका ख्याल है? ये बिल्कुल सही है नदीम साहब। देखिए 2% कॉर्पोरेटाइजेशन भी नहीं है पाकिस्तानी बिजनेस की, जो बहुत ही जरा अफसोसनाक मुझे बात बोलिए है। राम साहब। अब इंडिया के अंदर सबको पता है कि वो मॉरिशस को यूज करते हैं मॉरिशस को, जैसे कि वहां से इन्वेस्टमेंट आती है, लोग कंपनी अच्छी बनाते हैं, फिर उसका कैपिटल गेन एग्जाम कर लेते हैं, उनको इंडिया से कोई मसला नहीं, दुनिया में किसी को मसला नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में तो वो चाहते ही नहीं है कि कोई कॉर्पोरेटाइजेशन हो। अब ये बहुत बड़ा मसला है कि जो लोग बैठे हुए हैं उनको तो कभी कोई फिजिकल रिसर्च का, दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस का कुछ अंदाजा ही नहीं है, जिसकी वजह से वो हर वक्त तो ये जो पहले तो ये माइंडसेट से वो बाहर निकले कि भाई ये टैक्स चोर जो का उन्होंने एक रवैया अख्तियार किया हुआ है, हर एक को आप टैक्स चोर कह रहे हैं, हर एक को। बड़ी कंपनियां बेचारी एम्प्लॉयमेंट भी इतनी मुश्किल में, जहाँ एनर्जी सबसे महंगी है, जहाँ एनवायरनमेंट बिल्कुल सारे के सारे नेगेटिव है, वहां वो फिर भी चले काम कर रहे हैं। तो आप बजाय उनको अप्रिशिएट करने के, आप उनको गालियां देते हैं। और उनकी रोज जो है वो फिर मीडिया में भी शाम को बैठकर उनके बारे में, ये सारे चोर हैं जी, उन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। अब ये तो सूट करता है ब्यूरोक्रेसी को, क्योंकि उनका तो उनके साथ एक एंटेगोनिज्म इसलिए बनता है कि भी वहाँ एफिशिएंसी है, वहाँ कॉम्पिटेंस है, वो बिजनेस कर रहे हैं। हम तो सिर्फ और सिर्फ एक बर्डन है टैक्स पेयर मनी के ऊपर। हमें गाड़ियां चाहिए, हमें काम कोई नहीं करना, हमें सारा दिन बस बैठकर जो है वो चाय पीनी है, गप लगानी है, और लोगों को कहना यार तुम सारा टैक्स विद होल्ड करके मुझे दे दो। अब मैं आज नंबर देख रहा था पिछले साल के, तो मैं हैरान हुआ कि उन्होंने कहा है कि जी हमने खुद अपनी एफर्ट से सिर्फ 2% टैक्स कलेक्ट किया है, बाकी सारा 98%। पहले ये कोई तकरीबन 4-5 कर रहे थे, अब तो वो 3 पे आ गए हैं, 2 पे आ गए हैं। अब नए फिगर्स मैं लिखूंगा इसके ऊपर 1-2 दिन में, मैंने उसका बिल्कुल तजिया करके देखा, 98% या लोगों ने एडवांस पे किया विद होल्डिंग का भी, या उन्होंने एडवांस टैक्स जो हर क्वार्टर में पे करते हैं और बैंक मंथली देते हैं, या रिटर्न के साथ दिया खुद ब खुद, या उन्होंने ये दो दो अगर मैटर निकाल दे तो उनकी। अच्छा, अब सारा काम तो जो आपने भी कहा कि मैं खुद कर रहा हूँ, मैं उसकी बर्डन भी खुद मीट कर रहा हूँ, मैंने उसके लिए स्टाफ भी रखा, फिर वो मेरे ऊपर पीनल प्रोविजंस भी अप्लाई करते हैं कि ओहो जी आपने ये कर दिया, वो कर दिया, वो भी एक पैसे लेने का तरीका है। अब ये एनवायरनमेंट जो है, ये समझाने की बात जो है, वो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो खुद तो कोई काम नहीं करते हैं। आप देखिए कि पूरे का पूरा टैक्स फाइनेंस बिल बन के आ जाता है एफबीआर से, और शब्बत ने और आपने भी सही पॉइंट आउट किया कि उनके पास तो एक नंबर होता है, वो कहते हैं जी देखिए हमारा अभी ये था, अब 41% की इस दफा ग्रोथ रखी है। ये अकल की बात है कि आप कह रहे हैं कि मैं 41% टैक्स ज्यादा कर लूँ भी, कैसे करोगे? उसका उनके पास कोई फार्मूला नहीं था। उन्होंने कहा जी हम ये रेट बढ़ा देंगे, 45% आपने सैलरी परसेंट पे रेट कर दिया, 10% आपने सरचार्ज लगा दिया। भाई आपकी कोई बहुत अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हो गई है, बहुत कोई आप ऐसी सोसाइटी बन गए हैं जहाँ पे लोग इतना कमा रहे हैं कि आप उनसे 45% ले लें, और 45% लेके देते भी कुछ नहीं। चलिए वो बहस हम फिर किसी एक और प्रोग्राम में कर लेंगे, मगर 45% का रेट आपने एक इंडिविजुअल को भी लगा दिया। अच्छा, अब आपका बायस है कि अगर एक तो मुझे इंडिविजुअल। मुझे एक बात बताइए जरा, एक सेकंड में यहाँ थोड़ा सा एक और चीज रेज कर दूं। शबर साहब, जो वो सेल्स टैक्स फॉर एग्जांपल जीएसटी, अब आप जानते हैं, सब मेरा दोस्त इत्तेशाम बड़ा इस पे लगा हुआ है, वीएटी लगाओ, वीएटी लगाओ। इत्तेशाम, वो सॉरी, आईएमएफ ने भी कहा वीएटी लगाओ। हमारा जो वीएटी सिस्टम है, जब उसके अंदर इतने लूप होल्स हैं कि रिफंड लोगों के रुक जाते हैं, रिफंड आते नहीं, फिर उसके अंदर सेल्स टैक्स फ्रॉड्स भी होते हैं, फिर उसके अंदर फ्लाइंग इनवॉइसेस भी होती है, सब बातें हम सुनते हैं। ये बाकी दुनिया ने, इंडिया ने भी ठीक कर लिया है, मेक्सिको ने भी ठीक कर लिया है, चाइना ने भी ठीक कर लिया। हम क्यों नहीं ये सिस्टम ठीक कर सकते? शब्बर साहब, क्या प्रॉब्लम है? आप तो एफपीआर के चेयर बन रहे हैं। दिस इज वीएटी सपोज टू द बेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड, पर हमसे ठीक ही नहीं दो होता, हम इस पे लड़ाई करते रहते हैं। दो, दो इसमें दो बुनियादी प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम ये है, जिस तरह आपको याद है जब हम और आप पॉलिसी गाइडलाइन तैयार कर रहे थे, उस हाँ। वक्त हमने ये कहा था कि हमारा स्टार्ट बड़ा उल्टा होता है। हमारा सिस्टम में है कि सारा पैसा इंपोर्ट पे कलेक्ट कर लो, बाद में वापस कर दो। आपने रॉ मटेरियल की इंपोर्ट के ऊपर पैसे इकट्ठे कर लिए, और जैसे जैसे वो इस्तेमाल होता गया पैसे वापस करते गए, तो ब्यूरोक्रेट के हाथ में। देखिए देखिए, मैं इसको इस तरह देखता हूँ ना, आप समझे मेरी बात को। 4,500 बिलियन रुपी पाकिस्तान के चेयरमैन एफबीआर की जेब में आ जाता है इंपोर्ट की शक्ल में। अब वो 4,500 बिलियन रुपए का बन जाता है ठेकेदार।
अब वो 4,500 बिलियन रुपए में से अपनी मर्जी से जिसको चाहता है रिफंड देता है, जिसको चाहता है रिफंड नहीं देता, और उसके ऊपर पूरी पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जाता है। याद है हमने ये कहा था कि आपको ये रॉ मटेरियल और ये इन चीजों पर, आप मशीनरी वगैरह पर आप ये इम्पोर्ट स्टेज वाला बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता खत्म करें और ये रिफंड की बदमाशी खत्म करें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वैट चलता है उस वक्त चल सकता है जब वैट कंज्यूमर तक पहुंचे। पाकिस्तान में हम इस बात पे डिसाइड कर चुके हैं कि हम लास्ट स्टेज जो रिटेलर होलसेलर है उसको हम वैट के नेट में नहीं ला सकते बिकॉज ऑफ टैक्स रेट। तो अगर एहतशाम साहब ये कहते हैं मैं वैट लगाऊंगा, तो वैट तो फिर इंपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग पर ही हो गया ना, तो वहां टैक्स लगा लें, फिर वैट नहीं, उसका कोई नया नाम दे दें। तो जब तक आप अगली स्टेज को नहीं लेकर आते सिस्टम के अंदर और उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट को नहीं कवर करते, तो ये वेट वेट करने से कोई फायदा नहीं होगा ना जी। नहीं, बट मुझे एक अच्छा, बात बताइए, वैट एज फार एज आई कैन सी इज अ सिंपल डिजिटाइजेशन प्रोसेस। आप इधर से लेते हैं, उधर से टैक्स काटते हैं, इधर से आगे करते हैं, वो अपना काटता है, आगे कर देता है। ये तो इसमें रिफंड वगैरह का चक्कर ही नहीं होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी ऑटोमेटिक, कि नहीं? नहीं ना, देखिए, नहीं नहीं सर, बात ये नहीं है, बात नहीं, कैसे ऑटोमेटिक, देखिए देखिए ना सर, मैंने मैंने 4,000 टन कॉटन इंपोर्ट की, ठीक है, और मैंने यार्न बना के बेच दी, ठीक है ना, तो मेरा जो कॉटन की इंपोर्ट पे सेल टैक्स आया था, वो यार्न की सेल के सेल टैक्स के एडजस्ट होगा और फिर बाकी मुझे रिफंड मिलेगा, या मुझे उसका तो वो जो फॉर्म जमा होगा उस एडजस्टमेंट का, उसकी डिजिटाइजेशन तो हो गई है, मगर उसके उसके अंदर तो सारा सारा खेल तो उसी के अंदर है ना सर। नहीं, देखिए पर ना अगर सर। डिजिटाइज हो जाए उसमें देखे ना, एक और चीज जो आपने भी किया था विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक यू डिड दैट व्हेन यू वर चेयरमैन। आपने कहा था कि कोई आईटीओ कंज्यूमर से या उससे जो भी टैक्स पेयर उससे बात ना करे, एवरीथिंग शुड बी इलेक्ट्रॉनिक। ये आपने कहा था ना? यस, तो मैंने किया था जी, मैंने किया था। है ना? तो ये तो मेरा ख्याल नहीं, असूल बिल्कुल ठीक है। आप देखिए, जब मेरे पास आज भी आप देख लें, एक्सपोर्टर के रिफंड जो हैं, वो मैंने बनाया था एक सिस्टम जिसको कहते हैं फास्टर, उससे निकलते हैं। फास्टर के अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन है ही नहीं। आप अपना रिफंड क्लेम डालें, वो आपको मैच करता है, इनवॉइसेस को आगे दे देता है। मगर आप, मैं वही कह रहा हूँ ना, मगर अब अगर आप जितना भी आप प्रॉब्लम देखेंगे, आपको जितने भी एक्सपोर्टर है, आपको शिकायत नहीं करेंगे रिफंड की। ज्यादातर आप वो लोग शिकायत करेंगे जो लोकल में डील कर रहे हैं, बिकॉज फास्टर को मैं सही करके आ गया था, ठीक है। सवाल ये है कि डिजिटलाइजेशन का जो 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 ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं हो रहा। अच्छा, इसमें इसमें जो बात है ना, मैंने आपको पहले कहा ना कि जब मैंने 100 रुपए पहले कलेक्ट कर लिए इम्पोर्ट स्टेज पर, तो अब वो जो आईटीओ है उसको जाली रिफंड देना है या जल्दी रिफंड देना है, तो उसमें वो मुश्किल बनाता है, मुश्किल बना के पैसे पकड़ लेता है बेसिकली। दैट इज द पॉइंट ना। अच्छा, तीसरी बात जो है, नदीम साहब मुझे एक बात बताएं कि दुनिया के कितने मुल्कों में 18% से ज्यादा वैट है, जबकि आपका रेट जो है वो नीचे तक, आगे तक नहीं गया हुआ हो। मतलब इसका मतलब ये है कि आप 18% मैन्युफैक्चरर से ले रहे हो और वो आगे पास ऑन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चर की कॉस्ट में 18% ऐड हो रहा है ना जी। ठीक। तो 18% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में अगर ऐड हो रहा है, तो अगर आप, इसीलिए मैंने आपने मेरे शुरू के प्रोग्राम में मैंने आपको कहा था कि अगर आप रियलिस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का बर्डन देखें ना, तो आपने टैक्स पॉलिसी के तहत पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग को तबाह कर दिया है। इसीलिए आप जितनी भी गवर्नमेंट का एक्शन देख लें, आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमिक साइड पर नीचे जा रही है ग्रेजुअली ओवर द टाइम, और इसकी बुनियादी वजह टैक्स पॉलिसी है। क्योंकि अब आपको मैन्युफैक्चरिंग में इतनी ज्यादा कॉस्ट ऑफ टैक्स आ चुकी है कि वो कंपेटिटिव है ही नहीं अगेंस्ट इंपोर्ट। तो पाकिस्तान में इंपोर्ट वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग इज टोटली अ डिफरेंट टेंजेंट नाउ। अब इन्होंने एक और चीज की है रिसेंटली विच इज क्वाइट सरप्राइजिंग, कि इन्होंने ईएफएस में इंट्रोड्यूस कर दिया कि आप वहां भी वीएटी दें।
आप लोकल कॉटन लेंगे तो वीएटी देंगे, फॉरेन कॉटन देंगे तो नहीं देंगे। अब लोग भाग गए लोकल कॉटन से फॉरेन कॉटन पे, तो वहां भी एक मुसीबत खड़ी कर दी है। इससे मैं ये सिर्फ पॉइंट आउट करूं कि हर वक्त हम एक आर्बिट्री चेंज करते, उससे मुसीबत खड़ी हो जाती है, फिर एक रोना शुरू हो जाता है, फिर एक लॉबिंग शुरू हो जाती है, फिर हम वापस आ जाते हैं वहीं। जो एक हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि आप जब लॉबिंग कॉस्ट जो है डाल लें बीच में, तो लॉबिंग कॉस्ट इज ऑल्सो टैक्स, और अच्छा, रेगुलेटरी मुझे एक कॉस्ट। मुझे 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 नदीम साहब, मुझे एक बात बताएं कि इंडिया में टैक्स पॉलिसी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाता है या प्लानिंग कमीशन बनाता है? गुड क्वेश्चन, आई डोंट नो, बताइए। प्लानिंग कमीशन बनाता है। अच्छा, ओके। ठीक है, हमारे मुल्क में प्लानिंग कमीशन टैक्स पॉलिसी के बारे में क्या रूल अदा करता है? हमारे मुल्क में प्लानिंग कमीशन कुछ भी नहीं करता सिवाय सीडीडब्ल्यूपी के, नथिंग वही मैं कह एल्स। रहा हूँ ना। तो मुझे ये बताइए कि जो बंदा जिसके हाथ में आगे इकोनॉमिक्स की प्लानिंग है, जो भी अच्छी बुरी जैसी भी है, वो तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम तो नहीं है ना। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो ईयर टू ईयर का चलता है ना जी। उसका तो काम नहीं है ना कि वो बिल्कुल। इकोनॉमिक्स को फाइनेंस प्लान कर सके। तो आपका तो बुनियादी स्ट्रक्चर क्लैप्स कर गया है ना। आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो हर साल के साल अपनी अकाउंट बना के आगे आगे चला जाएगा, अच्छा या बुरा जैसा भी होगा। प्लानिंग वाले का काम है ना कि वो 10 साल 20 साल 15 साल की बात करेगा। अब आप लोग को नया नाम दे दिया उड़ान पाकिस्तान। अब मैं पूछ रहा हूँ, उड़ान पाकिस्तान जो है उसपे जो टैक्स टारगेट बना हुआ है, जो भी टैक्स की अमाउंट लिखी है उन्होंने उड़ान पाकिस्तान में, मैंने वो टैक्स की अमाउंट देखी नहीं है, वो क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिकंसाइल होती है? नहीं, और ना वो कोशिश भी करते। बिल्कुल सही नहीं कह नहीं, मगर मगर देखे ना, आप पाइट की आई तरफ टेक योर से पॉइंट, आई टेक योर आप पॉइंट। पाइट की तरफ से ये बात पब्लिकली लेकर आए ना कि सर आपने उड़ान पाकिस्तान बनाया, बड़ी अच्छी बात है, मगर प्लीज इस उड़ान पाकिस्तान में टैक्स वाली साइड को जरा मिला तो दें, हमें बता दें कहां से कैसे पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, बिल्कुल, क्या आपका प्लान है? बिल्कुल देखिए ना, सही। अगर अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं ये करूंगा, तो भाई ये तो बता दो कि ये फिगरें मिलेगी कैसे? अच्छा जी, मुझे बताइए अब आखिर में आप दोनों ये बता दीजिए जल्दी से, इस पे इंशाल्लाह फिर बात करेंगे, ये तो हमने सीरीज करनी है, इस पे करते रहेंगे जब तक कोई सोच नहीं आती। आई एम ट्राइंग टू डू दिस के सोच तो है। ये बताइए कि हाउ कैन वी बिगिन टू हैव अ गुड डायलॉग ऑन दिस, ताकि समझ सकें लोग। अभी तक लोग सिर्फ ये सोचते हैं, आज मैं दो तीन जर्नलिस्ट से मिल के आया तो वो भी सारे ये बस टैक्स जीडीपी रोट है। मैंने कहा यार बताओ ये क्यों लगा रहे हो, जो आप बातें कर रहे हो सब कोशिश की। हम इस डायलॉग को कैसे बढ़ा सकते हैं, हाउ कैन वी देखिए, इम्प्रूव? आपने मैं काफी आपको एक कर बड़ी रहे इंटरेस्टिंग बात बताऊं। देखिए, मेरी बात हैं। सुने। आज के टाइम में, आज जो गवर्नमेंट है, इस वक्त जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसमें दो आदमी जो हैं वो टैक्स पॉलिसी को देखते हैं बेसिकली, या रिस्पॉन्सिबल हैं उसके। एक औरंगजेब है और एक अली मलिक है, जो कि मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फाइनेंस है, ठीक है। अच्छा, दोनों वेरी हाईली Are एजुकेटेड। you ruling out Imdad Bosal and Langdeyal? क्या जी? इमदाद बोसल और लंगड़ेयाल नहीं? नहीं नहीं, मेरा मसला है, मैं बात कर रहा हूँ असेंबली में या पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ। असेंबली में, ठीक, ओके। अली मलिक है या औरंगजेब है, ठीक है ना जी। हम्म। अच्छा, दोनों हाईली एजुकेटेड हैं और दोनों बड़े रीजनेबल फैमिली बैकग्राउंड के और सीधे समझते हैं, ठीक है। मेरा सजेशन है कि जैसे आज हम बात कर रहे थे, आप उन दोनों को अगर रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे हम बात कर रहे हैं, सेशन आज लंबा हमने 1.5 घंटे किया, हम 25 मिनट का 30 मिनट का करें और उन लोगों को भी इंक्लूड करें। मेरा दोनों के साथ इंटरेक्शन है। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ नदीम साहब कि जो जो बातें हमने की हैं, उनमें से 90% बातें उनको नहीं पता। अच्छा, कसूर नहीं है उनका बेचारों का, इसलिए नहीं पता कि पहली बात तो ये है कि उनको नीचे वाले सही बात बताना पसंद नहीं करते। दूसरी बात ये है कि वो इस फील्ड में उस तरह इंग्रेन नहीं है जो जरूरत होती है, जरूरत भी नहीं है उनको। तो मगर अगर आप उनको एक रीजनेबल बात बताएंगे, तो वो उनके बैक ऑफ माइंड में होगी, और जब उनको बेवकूफ चक्कर बनाने की कोशिश की जाएगी तो वो समझ जाते हैं बेसिकली। तो अच्छा, मेरा इसमें वक्त एक चीज बताएं। हमारे एफबीआर में कोई पिछले 15 साल से कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं, टार्प 1 टार्प 2, अब कोई और प्रोग्राम है ये वो, तो वो कंसल्टेंट्स का रोल क्या है? वो कंसल्टेंट नहीं इनको बताते बातें, और इनके साथ सारा वक्त कंसल्टेंट बैठे होते, कभी स्टेफन डर्कन, कभी मैकिंजी, कभी ये कभी वो, नहीं, तो वो क्या करते हैं?
अच्छा, देखिए मेरा अपना व्यू है कि कंसल्टेंट जो बैठे हुए हैं एफबीआर में, वो उनका अपना कोई एक्सपोजर पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ नहीं है। मैंने आज तक कोई कंसल्टेंट नहीं देखा एफबीआर में जिसने पाकिस्तान में कभी ढंग की नौकरी की हो। या तो वो एक्स ब्यूरोक्रेट होता है या वो बाहर से आता है। ठीक है, मैं अब फॉर एग्जांपल, आप हमारे दोस्त हैं, आपके तो बहुत दोस्त हैं, आप मुझे बताएं कि एहतशाम का क्या एक्सपोजर है सुतर मंडी फैसलाबाद का। ना, बिल्कुल नहीं, आई एग्री। ठीक है, या उसका उसको क्या पता कि आजम के अकबरी मंडी में चीनी का कारोबार कैसे होता है। नो, बट टू बी फेयर, तो वो तो बेचारा पाकिस्तान आता ही नहीं है, तो बाकी लोग आते हैं, कंसल्टेंट्स वगैरह ये जो आते हैं, नहीं वो तो नहीं, बेचारा आता मेरा ही सवाल, नहीं। अच्छा अच्छा, अब सवाल ये कि वो, अच्छा अब सवाल ये है कि कंसल्टेंट में दो चीजें होती है सर। मैं जब चेयरमैन एफबीआर था, मैंने किसी कंसल्टेंट की कोई असाइनमेंट नहीं की, क्योंकि वो बेचारे अपनी फीस के लिए और अपने कारोबार के लिए आते हैं। हम, जब मैं चेयरमैन एफबीआर था, मैंने बिलीव कर लिया था कि इनका कोई फायदा नहीं है, ये बेचारे सिर्फ किसी की सिफारिश पे मुझे रखना है तो मैं आ जाएगा, मैं मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है बेसिकली। जो मेरे अपने लोग हैं उनकी अपनी रिसर्च वगैरह ज्यादा अच्छी है। ठीक है, मगर आप, जो मैंने और आपने उस वक्त पहले बात की थी जब हम टैक्स पॉलिसी की बात कर रहे थे, हमें एक फिस्कल इंस्टीट्यूट बनाना पड़ेगा जिसमें कुछ भी नहीं हो, कम से कम एक डेटा तो होना कि ये डेटा, आज तो डेटा भी नहीं है ना सर। अगर बिल्कुल मैं सही। आज तो डेटा भी नहीं है ना सर कि क्या क्या हुआ है पास में, 10 साल में, 20 साल में क्या हुआ है, तो किसी के पास कोई डेटा नहीं है ना सर। नहीं। तो आप एक फिस्कल इंस्टीट्यूट बनाना पड़ेगा आपको, जो कंपलसरी होगा, और मेरा जाती व्यू है कि वो प्लानिंग कमीशन के अंडर में होना चाहिए। गुड पॉइंट। अच्छा जी, इकराम साहब आप बताइए, आपका क्या ख्याल है, क्या करें, इस डायलॉग को कैसे बढ़ाएं? हाउ डू वी गेट सम सैनिटी टू द सिचुएशन? क्लोजिंग रिमार्क्स जरा दें। देखिए, जहाँ पे लॉ पास होने पॉलिसी के अंदर जो हमने इंटरवेंशन करनी है, वो लोग तो इंटरेस्टेड नहीं है। वो तो अपना काम इस बारे में समझ ले, पाकिस्तान में सबसे कम अगर आप देखें तो उनका इंटरेस्ट है या डिबेट करने। अब वो मैं नहीं कह रहा कि उनकी अहलियत है कि नहीं, लेकिन मैं तो एम्पिरिकल बात कर रहा हूँ कि मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी भी पार्लियामेंट के अंदर जब फाइनेंस बिल हो या किस पे कोई सीरियस बात करने को तैयार भी होता हो, वो तो कहते हैं जी ये काम ठीक है, जो भी अभी याद अभी उनके पास एक बिल रख दिया, एक ऑर्डिनेंस आ गया, बस वो कैसे फायर फाइटिंग करनी होती है वो फिर, बल्कि वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट भी चीजें हों तो उसको भी वो जाने देते हैं, बाद में फिर वो चैलेंज हो जाती हैं कोर्ट्स में, और फिर लॉयर्स जो है वो जाकर अपना सिलसिला शुरू कर देते हैं। यही पाकिस्तान में होता है। तो मुझे लगता है कि वो तो बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं है। आपने भी जी। फाइट में जब थे, आपने पूरी कोशिश की कि वो किसी मीटिंग में आए, किसी जगह आए, वो जब आते भी हैं तो हमारे लिए एक दर्द-सली बन जाते हैं, वो प्रोटोकॉल ये वो, फिर भाग जाते हैं, बात सुनने को तैयार ही नहीं है। जो अभी शब्बर साहब ने कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर को तो टाइम ही नहीं होता है कि वो हमारी बात सुने, अली को भी फिर टाइम नहीं होगा जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, दोनों बंदों के पास कोई टाइम नहीं है कि वो, अच्छा जाहिर है पार्लियामेंट उससे भी दो हाथ आगे है, वो तो वहां अगर आप फाइनेंस की या रेवेन्यू की कमेटी जो स्टैंडिंग बनी हुई है सेनेट में या वहां पे, अगर उनके चेयरमैन को हम अगली मीटिंग में कहें कि वो आ जाए हमारे साथ यहाँ 10-15 मिनट बात कर लें, जो भी फाइनेंस है उनकी स्टैंडिंग कमेटी से ही काम शुरू होता है। डेमोक्रेसी में वहीं से सारी बात शुरू होती है, फिर उसकी डिबेट होती है, वो फिर एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, पब्लिक हियरिंग्स होती है, लोग सुनते हैं, फिर एक नतीजा निकाला जाता है। तो करना तो हमें भी वही पड़ेगा, लेकिन क्या हम ये इंटरेस्ट जनरेट कर सकेंगे? अगर ये सीरीज हमने शुरू किया, मैं और आप शब्बर बैठ के तो 10 प्रोग्राम और भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमें इसके ऊपर बहुत से उनको तो इन पहलुओं का भी कोई एहसास नहीं है, उस पे बात करने को तैयार नहीं है। और ठीक। हमने अभी उनसे जब बात की थी कि हम एक प्रेज़ेंटेशन दे देते हैं आकर वहाँ पे सेनेट में, तो उन्होंने हमें मौका दे दिया, लेकिन उस दिन एफबीआर वालों ने कहा कि हम नहीं आएँगे। अब आप सोचिए कि जिनके जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर थे, वो डायलॉग करने को तैयार नहीं। तो इससे मैंने जाकर अगर ठीक। वन साइडेड उनको भी प्रेजेंटेशन दे दी, तो उसका उसके ऊपर डिबेट तो कोई नहीं हुई। तो ये हमें बिल्कुल गौर ठीक। करना चाहिए कि डिबेट तो तभी होगी जब सारे स्टेक होल्डर बात करेंगे। सही। जो भी आपका फोरम है, आप हम्म, इस फोरम से किसी अच्छे एक बंदे को बिठाकर, मॉडरेटर को बिठाकर, हम्म, आप 40-40 मिनट की हर हम्म। मंथली या नहीं, हम बाई वीकली मंथली, इंशाल्लाह ये कर रहे हैं, वीकली करेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल करेंगे। बाई मंथली एक अच्छी बिल्कुल। क्वालिटी की पॉडकास्ट करें। बिल्कुल कर रहे हैं, ये और इंशाल्लाह वो शुरू कर लोग, दिया और और मैंने करेंगे। मैंने जो मैं पॉडकास्ट करता हूँ एक एक चैनल के साथ, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो कितनी ज्यादा लोग समझते हैं, सुनते हैं, वैसी है। बात समझते हैं, देखते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप अच्छा कंटेंट देते हैं
तो पाकिस्तानी लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, बल्कि गवर्नमेंट भी परेशान हो जाती है कि सर खुदा का वास्ता आप ये बात नहीं करें, वो बात नहीं करें। तो जब हम ये बात करेंगे और हम सेंसिबल बात करेंगे और हम जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि हम इंडिपेंडेंट बात करेंगे, मतलब मसला है कि हमारे यहाँ जो कैंडिडेटेड, अगर आप एक अच्छी क्वालिटी की पॉडकास्ट को रिलीज करना शुरू करें और उसको भी कंसिस्टेंटली ओवर द पीरियड ऑफ 1 और 2 ईयर करते रहें, तो मेरा व्यू है कि इसका इम्पैक्ट आएगा। यही कोशिश है और इंशाल्लाह ये करेंगे, आपको दोबारा बुलाएंगे, आपको ज़हमत देंगे। माशाल्लाह यू डन सम ग्रेट वर्क बोथ ऑफ यू, एक्सीलेंट वर्क एंड वी मस्ट कंटिन्यू दिस। ये मुल्क हमारा है, इंशाल्लाह इसको बनाना है, इसको निकालना है। इस इनकॉम्पिटेंस जो आप कह रहे हैं, इनकॉम्पिटेंस से हमने निकालना है, निकालेंगे ऐसे एक नैरेटिव, एक डायलॉग, एक डिबेट से। बहुत शुक्रिया बोथ ऑफ यू, इंशाल्लाह वील डू दिस अगेन। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज।